गरीब बहू ने पहली रसोई में बनाया अमीर खाना। अरुण अपनी प्रेमिका सुमन से परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर लेता है। सुमन बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से थी, तो वहीं अरुण बहुत ही अमीर था। गरीब होने के कारण सुमन की सास सुमन को पसंद नहीं करती थी। आज बेटा, तूने साबित कर दिया कि इस लड़की का प्यार तेरे लिए बहुत ऊपर है, लेकिन माँ बाप का प्यार तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अरे तुझे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज तो मेरे खिलाफ जाकर इस गरीब को इस घर की बहू बनाकर ले आया। मैं इस गरीब लड़की को कभी भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी। माँ, अमीर और गरीब क्या होता है? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं सुमन से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा। सिर्फ ये गरीब है इस वजह से इसे छोड़ दूं। मैं इसके साथ काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में था। मुझे पता है कि सुमन कैसी है, इस घर के लिए परफेक्ट बहू है। ये भले ही ये गरीब है, लेकिन अपने घर को ये साथ में लेकर चलेगी, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। ये लड़की सिर्फ पैसे देखकर ही तुझे फंसाई है। तू अमीर है, तेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए इसने तुझसे शादी की। ये तो एक गरीब है। गरीब लोग किसी के नहीं होते, जहाँ पैसा दिखता है वहीं चले जाते हैं। आज तू है, कल तुझसे ज्यादा अमीर होगा तो तुझे छोड़कर वहाँ से चली जाएगी। ये मैं तुझे लिख कर दे सकती हूँ। माँ, आप किसी को जाने बिना कैसे जज कर सकती हो कि वो ऐसा है? आप एक बार सुमन को जानने की कोशिश करो, सुमन को परखने की कोशिश करो, सुमन का काम देखो, सुमन का व्यवहार देखो, उसके बाद फैसला करना कि सुमन कैसी है। बेटा, ये जो सर के बाल है ना, धूप में सफेद नहीं किए। मुझे काफी पुराना अनुभव है। मुझे इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ तुझे फंसाया है। तेरी प्रॉपर्टी, तेरा पैसा हथियाना चाहती है। ये इसके मासूम चेहरे पर और इसकी सुंदरता पर मत जाना। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं सच में इनसे बहुत प्यार करती हूँ और इनके बिना नहीं रह सकती। अगर ये मुझे एक झोपड़ी में भी रखने के लिए तैयार है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनके साथ वहाँ रह सकती हूँ। मुझे एक घर, ये पैसा, ये दौलत कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप और इनका प्यार चाहिए। आप बताऊं, जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या ही बोले। अरे हमारे सारे रिश्तेदार अमीर हैं, सबका अपना अपना बिजनेस है। कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई इंडिया से बाहर है, सबका अलग अलग स्टेटस है। जब उनको पता चलेगा कि मेरी बहू एक झोपड़पट्टी से उठाकर यहाँ लाए हैं, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। अमीरी गरीबी में क्या फर्क होता है, ये तो तुझे पता है ना। लड़की, तेरी हिम्मत इतनी आगे कैसे बढ़ गई कि तू यहाँ आकर मुझसे मेरा प्यार और मेरे बेटे का प्यार मांगने की कोशिश कर रही है। माँ, इन बातों का अब क्या ही मतलब है? अब तो मेरी शादी हो चुकी है, आप इसे एक मौका तो देकर देखो। ठीक है, फिर मैं इसे तभी अपनी घर की बहू मानूंगी जब मैं जो जो इससे बोलूंगी वह अच्छे और ठीक ढंग से करेगी। तब मैं इसे रखना चाहती हूँ, तो लग जा अभी से काम पर। एक काम कर, पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से और एक एक कोना चमकना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम क्या है वह मैं तुझे थोड़ी देर में बताती हूँ। सुमन किसी भी हाल में अपनी सास का दिल जीतना चाहती थी। वे पूरे घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है। घर का एक एक कोना चमकने लगता है। सुमन की साफ सफाई देखकर सास हैरान हो जाती है। अरे वाह, इसने तो एक एक कोना चमका दिया। कोई बात नहीं, अभी तो पहली रसोई बाकी है। अब इस गरीब को पता चलेगा कि अमीर लोगों की पहली रसोई कैसी होती है। जब अमीरों का खाना बनाएगी ना, तब अकल आएगी, क्योंकि इसने तो गरीब लोगों का खाना बनाया होगा। थोड़ी देर बाद सास सुमन से कहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुझे बताऊं या ना बताऊं। दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है, शादी के बाद बहू की पहली रसोई होती है ससुराल में, और हम तो अमीर हैं और यहाँ अमीर खाना बनता है। तो तुम गरीब और तुमने आज तक अमीर खाना तो ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना टेस्ट किया होगा, तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि तू पहली रसोई में पास हो पाएगी या नहीं। माँ जी, मेरी नजर में कोई भी खाना हैसियत देखकर नहीं बनता है। खाना भूख मिटाने के लिए होता है, फिर गरीब का खाना हो या अमीर का खाना हो, खाना खाना ही होता है। अमीर का खाना गरीब का खाने में कोई फर्क नहीं होता। आपको जो बनवाना है आप मुझे बोल दीजिए, मैं सब कुछ बना दूंगी। ठीक है,
फिर तुझे 56 प्रकार का भोजन बनाना है। और हाँ, 56 प्रकार का भोजन, अलग अलग मिठाइयाँ। और अभी मेरे रिश्तेदार ना खाते पीते घर के हैं, बाहर का हम कुछ नहीं खाते। जो भी खाना बनता है वो घर का ही होता है। अगर तू इस परीक्षा में सफल हो गई तो मैं तुझे अपनी बहू स्वीकार कर लूंगी सबके सामने। मैं जानती हूँ माँ जी कि मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आपका दिल जीत कर रहूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने आज तक अपने जीवन में 56 भोग नहीं खाया, लेकिन आज मैं पहली बार 56 भोग बनाऊंगी, वो भी ससुराल में। इतना बोलकर रसोई से चली जाती है। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या क्या बनाए। बेचारी बिना कुछ सोचे समझे भगवान का नाम लेकर 56 प्रकार का भोजन और 56 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ बनाना शुरू कर देती है। उसे खाना बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। थोड़ी देर बाद सभी रिश्तेदार आना शुरू कर देते हैं। रिश्तेदार को खाना खिलाने से पहले 11 पंडितों को खाने पर बुलाती है। सुमन 11 पंडित को खाना खिलाती है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। खाना खाने के बाद वे 11 पंडित सुमन को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, अरे वाह, 56 भोग खाकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने भी 56 भोग बनाया है बड़े ही प्यार और बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है। भगवान उस पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। इतना स्वादिष्ट 56 भोग तो हमने कहीं नहीं खाया। सच में हमें बहुत ही आनंद आया है इस 56 भोग में। पंडित जी, खाना मेरी बहू ने बनाया है। आज पहली बार उसने अमीरों का 56 भोग बनाया है। बेटा, कोई भी भोग गरीब या अमीर नहीं होता। अगर गरीब भी भगवान को भोग लगाए ना तो वो भोग ही कहलाता है, और अगर अमीर भगवान को भोग लगाए तो वो भी भोग ही कहलाता है। इसलिए किसी भी भोग को या भोजन को अमीरी गरीबी में मत बांटो। जिसने भी ये भोजन बनाया है बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारा आशीर्वाद सदैव उसके साथ है। सभी पंडित और सभी रिश्तेदार खाने की बहुत तारीफ करते हैं। यह सब देखकर सास मन ही मन में बहुत खुश होती है, क्योंकि हर सास को ऐसी बहू चाहिए होती है जो पूरे समाज में उसका मान सम्मान रखे। और सुमन की वजह से सास को सबके सामने बहुत मान सम्मान मिलता है, जिस वजह से सुमन की सास सब कुछ भूलकर सुमन को सबके सामने अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और उसे मुंह दिखाई के रूप में कुछ सगुन देती है और अपना आशीर्वाद देती है। सफेद साड़ी में लिपटी बुरी हालत में एक जवान औरत अपने हाथों में ढोल लिए गली गली ढोल बजा रही होती है और लोग उसे कुछ पैसे देकर जा रहे होते हैं। वाह, क्या ढोल बजाया है। इसे कहते हैं असली कला। पर अफसोस, जिस कला को स्टेज पर होना चाहिए वो रोड पर है। बेटा, तुम बहुत अच्छा ढोल बजाती हो, फिर इस तरह रोड पर क्यों? शुक्रिया अंकल जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, सूरज डूब चुका है। वाणी कुछ पैसे लेकर अपने ढोल के साथ अपने घर की ओर निकल जाती है और एक टूटे फूटे घर में जाती है। वाणी एक बहुत गरीब औरत थी जो अपने घर में अपनी सास विमला के साथ रहा करती थी। विमला काफी बूढ़ी हो चुकी थी और काफी बीमार भी थी। अब जैसे ही वाणी घर पहुंचती है, वे देखती है कि उसकी सास जोर जोर से खांस रही है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर आ गई। आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वाणी अब जल्दी से अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है और अपनी सास को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद अपनी सास के पास बैठकर अपने आंसुओं को पोंछती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। अरे वीरेंद्र, आप फिर से आज मेरे लिए गजरा लेकर आ गए। माँ जी देखो ना, ये रोज मेरे लिए गजरा लेकर आते हैं। तो क्या हुआ बहू, अगर मेरा बेटा तेरे लिए रोज गजरे लेकर आता है, तुझ पर गजरा बहुत अच्छा लगता है। और एक ही तो मेरी बहू है, अगर वह भी 16 श्रृंगार करके नहीं रहेगी तो क्या इस बुढ़ापे में 16 श्रृंगार करेगी? सुन लिया माँ ने क्या कहा? और ये जो ढोल देख रही हो ना तुम, ये शादी पार्टी में उनकी खुशियों के लिए नहीं, अपनी बीवी की खुशी के लिए बजाता हूँ। क्योंकि मैं जितना अच्छा ढोल बजा लूंगा मुझे उतने पैसे मिलेंगे। और मेरा तो सपना है एक दिन स्टेज पर ढोल बजाने का, ताकि मैं फिल्मों में भी काम कर सकूं। आपकी मजाक करने की आदत तो आपकी कभी नहीं जाने वाली। इंसान के अंदर जिस चीज का हुनर होता है वो उसी चीज में जाता है। आप इतना अच्छा ढोल बजाते हैं, आप म्यूजिशियन क्यों नहीं बनते? क्यों फिल्मों में काम करना है?
अरे मेरी भोली बीवी, मैं एक दिन बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनूंगा, तभी तो फिल्मों के लिए जो गाने गाए जाते हैं उसमें ढोल बजा पाऊंगा। कितनी भोली हो तुम। अब मैं क्यों फिल्मों में जाना चाहता हूँ। वाणी बहुत भोली थी। वे कभी भी किसी की भी बात जल्दी नहीं समझ पाती, जिस वजह से वीरेंद्र और उसकी सास उसका खूब मजाक बनाया करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन वीरेंद्र थका हारा घर आता है और काफी परेशान भी। वीरेंद्र को इतना परेशान देखकर वाणी वीरेंद्र से कहती है, वीरेंद्र जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? वाणी, मैं जिस जगह काम करता था उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। पर क्यों? आप तो कितना अच्छा ढोल बजाते हैं, फिर वे ढोल वाले आपको क्यों निकाल रहे हैं? कुछ तो बात हुई होगी ना? मैं कुछ नहीं जानता वाणी, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। कहीं और काम भी नहीं मिल रहा। आज पूरा दिन मैं काम ढूंढने में लगा था, हर जगह वैकेंसी फुल है, और जिस तरीके से ढोलकी की कमी हो रही है, लग रहा है कि हम ढोल वालों का तो करियर बर्बाद ही हो जाएगा। वीरेंद्र अकेला था अपने घर में कमाने वाला। अगर वीरेंद्र काम नहीं करता तो उनकी रोजी रोटी चल पानी भी मुश्किल थी। इसलिए खबर सुनकर वाणी भी काफी परेशान हो जाती है। पर वाणी और वीरेंद्र इस बारे में विमला को कुछ पता नहीं चलने देते और सारी परेशानी खुद ही झेलते हैं। समय यूं ही बीतता है, पर वीरेंद्र को कहीं काम नहीं मिलता। और एक दिन वाणी अपने पति वीरेंद्र से कहती है, सुनिए जी। वीरेंद्र वाणी को ढोल बजाना सिखाता है। बहुत जल्द वाणी वीरेंद्र की तरह ढोल बजाना सीख जाती है और एक दिन दोनों पति पत्नी ढोल बजाने के लिए गली गली जाते हैं और एक मंदिर के बाहर ढोल बजाते हैं। उन दोनों का ढोल वहाँ खड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और सभी तालियां बजाते हैं, साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं। शाम को जब वीरेंद्र वाणी के साथ घर आता है तो वाणी अपने पति से कहती है, देखा, इस ढोल की वजह से पहले ही दिन हमारी कितनी कमाई हुई है। मैंने आपसे कहा था ना, नौकरी के भरोसे मत रहो। देखो, अगर इसी तरह से हम काम करते रहे तो एक दिन हम अपना खुद का ढोल बिजनेस खोल लेंगे, फिर हम भी लोगों को अपने पास काम पर रख लेंगे। हाँ वाणी, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, पर मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें मेरे साथ धूप में इस ढोल को लेकर घूमना पड़ता है। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। अब वाणी और वीरेंद्र की जिंदगी में सब सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियों को बहुत जल्द नजर लगती है। एक दिन वाणी वीरेंद्र के साथ ढोल बजाने के लिए बाहर जाती है और तभी एक दुर्घटना में वीरेंद्र की मौत हो जाती है। वीरेंद्र की मौत होने के बाद विमला को सारा सच पता चलता है कि किस सिचुएशन से उसके बहू बेटे गुजर रहे थे, जिसके बाद विमला भी सदमे में चली जाती है। माँ जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको कुछ नहीं बताया और आप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी और अपने पति के सपने को भी पूरा करूंगी। इतना बोलकर वाणी भी सो जाती है और अगले दिन फिर से अपना ढोल लेकर ढोल बजाने के लिए निकल जाती है और एक जगह अकेली बैठकर ढोल बजा रही होती है। तभी सर पर पगड़ी और तन पर नए कपड़े पहना एक लड़का उसके पास आता है और हांफते हुए उससे कहता है, मैडम, आप बहुत अच्छा ढोल बजाती हैं, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? मेरे घर वालों ने मुझे पैसे दिए थे फूल रखने के लिए, पर मैं ढोल वालों को बुलाने भूल गया। अब पूरा घर मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। आज मेरे भाई की शादी है, आपको सिर्फ 2 घंटे ढोल बजाना है। मैं आपको इसकी मुंह मांगी रकम दूंगा, प्लीज 2 घंटे ढोल बजा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे हर तरह का ढोल बजाना आता है। भला इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाणी कैसे छोड़ सकती है? जब से वीरेंद्र की मृत्यु हुई थी, तब से वाणी के लिए घर चला पाना मुश्किल हो रहा था और ये पहली बार था जब वे खुद काम वाणी के पास चल कर आया था। इसलिए वाणी उस लड़के के साथ उसके घर आती है, जहाँ वे काफी देर तक ढोल बजाती है। उसके ढोल पर सबके कदम अपने आप थिरकने लगते हैं और सब काफी देर तक डांस करते हैं। उसी शादी में एक बहुत बड़ा आदमी होता है जो वाणी से कहता है, बहन, तुम्हारी कितनी कम उम्र है। तुम्हारी सफेद साड़ी और ऐसी हालत देखकर साफ पता चलता है कि तुम गरीबी और लाचार हो, पर फिर भी भगवान ने तुम्हें एक इतना अच्छा टैलेंट दिया है, तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? साहब, गरीब लोगों के टैलेंट की कोई कदर नहीं होती और अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए और मेरे पास मेरे इस ढोल के अलावा कुछ नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगा। इतना बोलकर वह आदमी वाणी को एक बड़े से म्यूजिशियन में ले जाता है और उसे वहाँ काम दिलवा देता है, जहाँ वाणी
वहाँ आए सभी बच्चों को ढोल बजाना सिखाती है और इस तरह से वाणी एक टीचर बन जाती है जो लोगों को ढोल बजाने की क्लास दिया करती है। इस तरह से वाणी अपनी गरीबी दूर करती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना पहला कदम उठाती है।